उत्तराखंड के जोशीमठ में डेंजर जोन में आने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम आज भी जारी रहा। दरअसल यहां खतरे की जद में आने वाले मकानों में लाल क्रॉस लगा दिया गया, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से परेशान गांधीनगर इलाके के लोग अपना आशियाना छोड़कर जाते हुए दिखे। जोशीमठ में जमीन धंसती जा रही है, मकानों में दरार आते जा रहे हैं और इस तरह के क्रॉस के निशान के साथ लोग अपना घर छोड़कर कुछ इस तरह से अपने पूरे सामान के साथ मजबूर हैं जाने के लिए। कहां जाएंगे ये नहीं पता। विस्थापितों के लिए धर्मशाला की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन बढ़ती ठंड के बीच बर्फबारी की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे बच्चों का भविष्य तो पहले कोरोना ने खा लिया और अब इस भूदशाओं ने। अब बर्फ आने वाली है, बारिश आने वाली है, ऐसे में तो मकानों को टिकना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर। बेघर होने को मजबूर हुए लोगों को अब सरकार से ही मदद का आसरा है। सरकार से यही है कि हम लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करे और घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे, जहां हम अपना रोजगार कर सकें, अपने बच्चों को पाल पोस सकें। इस बीच जोशीमठ के छावनी बाजार में प्रभावित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की चिंता अपने कारोबार और जानवरों को लेकर थी, जिसका मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समाधान निकालने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस दौरान साफ किया गया कि लोगों को डेंजर जोन में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जानवर से बात करो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने जानवर हो रहे जैसे परिवार वाइज के बाद 4 गायें, के बाद 2 गायें, पूरी डिटेल ले लेंगे आपसे कितने जानवर आपके लिए। प्लस ऐसे कौन है जिनका मतलब दुकान के अंदर सामान पड़ा, ठीक है, मतलब सामान पड़ा, उनका भी ये तो क्लियर है कि जो डेंजर जोन है उसमें नहीं जाना है बाद में। दरअसल जोशीमठ के 4 इलाकों को असुरक्षित घोषित किया गया है, जहां लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ वार्ड जैसे सिंगधार, गांधीनगर, सुनील तो और मनोहर बाग, यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं, जो अभी अनफिट हैं रहने के लिए, तो उनको हम संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं। इस वक्त कई जांच टीमें जोशीमठ का दौरा कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार जमीन क्यों खिसक रही है और जोशीमठ संकट का असल कारण क्या है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए आज जी न्यूज की टीम विष्णुप्रयाग पहुंची, जो जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जोशीमठ के मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के बीच में मौजूद हूँ। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है। इस पहाड़ पर लगातार हो रही कटान खतरे की गवाही दे रही है। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी भी निगाह बनाए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा करना है। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। सीएम धामी ने जानकारी दी कि अब डेंजर जोन में आने वाले 600 से ज्यादा मकानों में रहने वालों को शिफ्ट किया जा रहा है। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने राज्य सरकार की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं की जांच को लेकर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव की अगुवाई में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में जमीनी हकीकत की जानकारी के साथ कई सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनको गिराकर मलबे को हटाया जाना चाहिए। जो इलाके रहने लायक नहीं है उनकी पहचान की जाए। जो लोग खतरे की जद पर बैठे हैं उन्हें तुरंत वहां से विस्थापित करना चाहिए। अगस्त 2022 की रिपोर्ट को लागू किया जाए।
रिपोर्ट में इलाके में मिट्टी की जांच कराए जाने की भी सिफारिश की गई। इसके अलावा कहा गया कि इलाके की जियो फिजिकल जांच की जाए। रिपोर्ट में भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए भी तैयारी करने की बात की गई। साथ ही कहा गया कि पानी के बहाव की ऊपरी इलाके से निचले इलाके तक जांच की जाए। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जोशीमठ का दौरा किया और प्रभावित लोगों का हाल जाना। उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और राज्य से मिलकर संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मदद के नाम पर पीड़ितों के जले पर नमक छिड़क रही है। जिस तरीके से 4,000 रुपया दिया गया है कि प्रभावितों को मदद के तौर पर, वो ऐसी स्थितियों में जो जोशीमठ की हैं वो बहुत ही नाकाफी है, बल्कि वो नमक डालने का काम कर रही है जले पर। उन्होंने जोशीमठ के बिगड़ते हालात के लिए एनटीपीसी की टनल को जिम्मेदार ठहराया। टनल बनने के बाद जिस तरीके की स्थितियां बिगड़ी हैं और जिस तेजी के साथ अब और बिगड़ रही हैं, उससे लोगों की आशंका ये पुष्ट होती जा रही है कि एनटीपीसी की टनल जो है प्रमुख विलेन है इस स्थिति को पैदा कर। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नुकसान का पूरा मुआवजा देने की मांग की ताकि लोगों में भविष्य को लेकर पैदा हुआ डर दूर किया जा सके। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ के लिए यज्ञ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ बचाने के लिए सभी की मदद की जरूरत है और इसके लिए हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को आगे आना चाहिए। जो जिस विधा का पंडित है उसको अपनी विधा से इस समय जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोगों ने विविध विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उन्होंने जोशीमठ की रक्षा के लिए यज्ञ करने का भी ऐलान किया। साथ ही कहा कि एक्सपर्ट्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जोशीमठ में ऐसे हालात क्यों बने। 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है, वो भी हम करेंगे। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जांच भी करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से ये परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनका मठ पूरे जोशीमठ को अपना परिवार मानता है और उनके साथ खड़ा है। उन्होंने मांग की कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी तरह लोगों की मदद की जाए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई, जिसमें जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावितों का बीमा कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि जोशीमठ के बिगड़ते हालात के लिए तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना जिम्मेदार है, इसलिए इस पर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश आने तक रोक लगाई जाए। हमने अपनी प्रेयर में साफ साफ कहा है कि जब तक एक्सपर्ट कमेटी कोई राय न दे दे इस पे विचार करके कि इस प्रोजेक्ट से हानि हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। याचिका में नरसिंह मंदिर समेत आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया और उनकी सुरक्षा की मांग की गई। हमारी मुख्य मांग तो ये भी है कि हमारा जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाना जाता है, तो ज्योतिर्मठ हमारा वहाँ एक मुख्य मठ है जो हिंदू धर्म का। तो हमारे वहाँ कई मंदिर हैं जिसको देश विदेश मतलब पुरातन मान्यता प्राप्त है, तो उन सब की रक्षा की जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की, जिसे चीफ जस्टिस ने नकार दिया। उन्होंने जरूरी प्रक्रिया अपनाकर याचिका को कल फिर से मेंशन करने को कहा। दरअसल जोशीमठ में हाल के दिनों में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे हालात पर पीएम मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जोशीमठ संकट को लेकर पीएमओ में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने ताजा हालात की जानकारी दी। इसके साथ ही 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है जो हालात पर रिपोर्ट सौंपेगी। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीम जोशीमठ पहुंच चुकी हैं, जहां जमीन धंसने के बाद लोगों में दहशत है। सीमा प्रबंधन सचिव और एनडीएमए के सदस्यों ने भी जोशीमठ के हालात का जायजा लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और पीड़ितों का हाल जाना है। इस बीच स्थानीय लोगों ने हालात के लिए एनटीपीसी की सुरंग को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एनटीपीसी ने सफाई दी है और कहा है कि जमीन खिसकने के लिए सुरंग जिम्मेदार नहीं है। उधर राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। अब तक 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है।
वहीं उत्तर भारत में आज घना कोहरा कई जगह जानलेवा साबित हुआ। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। कोहरे के चलते टमाटर ले जा रहा एक ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे अस्पताल भेजा। यूपी के कन्नौज में ट्रक से टकराने के बाद एक पैसेंजर बस एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक पैसेंजर बस और डीसीएम ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उत्तरकाशी में बढ़ती ठंड के साथ वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सर्दी, जुकाम, खांसी और दिल में दर्द की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के द्रांग में ऊंचाई से बहते झरने का पानी जमकर बर्फ में तब्दील होता दिखाई दिया। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों का तापमान माइनस में लुढ़क गया है, जिसकी वजह से खुले में मौजूद पानी जमकर बर्फ हो गया है। पानी के बर्फ में तब्दील होने की लाइव तस्वीरें दिखी द्रांग के इस मशहूर झरने पर, जहां ऊंचाई से गिरते पानी का ज्यादातर हिस्सा जमकर बर्फ बन चुका था। पहाड़ से जो पानी नीचे गिर रहा था उसका भी एक बड़ा हिस्सा बर्फ की छोटी छोटी बूंदों में बदल जा रहा था। बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जकास मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमें भी बहुत। पानी की बूंदें, बर्फ और धुंध का ये बेजोड़ नजारा देख सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। ये गुलमर्ग आओ तो वाटरफॉल जरूर आओ। झरने के आसपास पूरा पहाड़ बर्फ से ढका नजर आया। पहाड़ों से गिरता पानी कुछ इस तरह जम गया मानो बर्फ का ही झरना बह रहा हो। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच झरने के आसपास सैलानियों की भारी भीड़ दिखी, जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है हम लोग जन्नत में आ चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर भारतीय को एक बार जरूर जम्मू कश्मीर आना ही चाहिए। ये सैलानी सर्दियों के मौसम में कश्मीर की वादियों में बिखरी बर्फ की चादर और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने पहुंचे हैं और कुदरत ने भी उनको निराश नहीं किया, क्योंकि बीते 2 दिनों से कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बढ़िया बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि द्रांग पहुंचे सैलानी बर्फबारी देखकर खुशी से झूम उठे। बढ़िया लग रहा है। आप इस चीज के लिए आए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। एक और जहां सैलानियों की भीड़ बर्फ से ढकी चोटियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त दिखी, वहीं दूसरी ओर एक जोड़ा प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए पोज देखता दिखाई दिया। कश्मीर की खूबसूरत और बर्फीली वादियों में प्री वेडिंग फोटो शूट का क्रेज ऐसा था कि ये जोड़ा कड़ाके की सर्दी में भी बेहद कम कपड़ों में पोज देते वक्त ठंड से कांपा नहीं। बर्फबारी यूं तो अपने साथ कई मुश्किलें भी लाई है, लेकिन इसी बर्फ ने कश्मीर के व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी है, जिन्हें बीते 2 साल कोरोना प्रतिबंधों की वजह से तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार कश्मीर में सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ जुटी है। ज्यादातर हिल स्टेशंस पर गेस्ट हाउस और होटल्स के कमरे पूरी तरह भर चुके हैं। जब स्नोफॉल होता है विंटर्स में तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घाटी आते हैं और उससे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ता है। और अगर हम बात करें तो आज से लेकर 11 तारीख तक जो है मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में आलम यह है कि बर्फ जितनी ज्यादा पड़ रही है, सैलानियों की भीड़ भी उतनी ही बढ़ रही है। हजारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। न सिर्फ इस बार गुलमर्ग बल्कि कश्मीर के जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कई इलाकों में भीषण बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है और स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों से भी पूरी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। गुलमर्ग में पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो सैलानी भी तफरी पर निकल पड़े। हालांकि सड़कों पर जमी बर्फ की परत की वजह से फिसलन का खतरा भी बढ़ गया, लेकिन ये खतरा भी सैलानियों को बर्फ में खेलने से नहीं रोक पाया। कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों ने गुलमर्ग में जैसे ही बर्फबारी देखी उसका मजा उठाने में जुट गए। मैं इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बोल नहीं सकता। मैं यहीं ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रहूं। मुझे बर्फ देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या बच्चे और क्या बड़े, सारे के सारे बर्फ में लोटपोट हो गए। कोई दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहा था तो कोई बर्फ में बैठकर मौसम का मजा ले रहा था। सब बच्चे भी बड़े सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ।
हालांकि रास्तों पर बर्फ की वजह से फिसलन हो गई है, इसलिए प्रशासन ने ड्राइवरों को गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में कई फीट बर्फ गिरने की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए और जब बर्फबारी थमी तो हाथों में फावड़ा लेकर घर के बाहर जमी बर्फ हटाने में जुट गई। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 24 घंटों में इतनी बर्फ गिरी है कि पूरा इलाका ही सफेद दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड और तापमान माइनस में चले जाने की वजह से डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे तोड़ते हुए शिकारे झील में तैरते दिखाई दिए। ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे दिखाई दिए। बर्फ और सर्दी ने मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन व्यापारी कारोबार बढ़ने से खुश हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 जनवरी को भी कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ गिरेगी और 12 तारीख से मौसम थोड़ा साफ होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तपस्या और पूजा के बारे में एक बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तपस्वियों की पुजारियों से तुलना करने पर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को तपस्या के बाद बना संगठन बताया। बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के, वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन पर मीडिया के सवालों से बचने का आरोप लगाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी। कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इन दिनों पूजा और तपस्या के बीच जंग चल रही है। ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी। और राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने जवाबी हमला करने में देर नहीं की और उनके इस बयान को हिंदुओं की आस्था और पुजारियों का अपमान बताया, जिसके लिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सामने आए और राहुल गांधी पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाती आई है। तपस्वियों का सम्मान करना तो अच्छी बात है, परंतु इस प्रकार से पुजारियों का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। बीजेपी नेता नलिन कोली ने कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हर बार उसमें जोड़ देना ताकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रासंगिक हो, ये उनकी सोच है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के तपस्वी वाले बयान पर निशाना साधा है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान समझ लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान कर्नाटक के चित्रदुर्गा में SC/ST सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर किसी एक शख्स को देवता बना देंगे तो इससे तानाशाही बढ़ जाएगी। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इसी साल अप्रैल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी से वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय मूल की सिख महिला मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में एक नया इतिहास रच दिया है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई हैं। उन्होंने टेक्सास में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ ली। जज बनने से पहले मनप्रीत सिंह लगभग 20 वर्षों तक निचली अदालत में वकालत कर चुकी हैं। मनप्रीत के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में भारत से अमेरिका चले गए थे। फिलहाल मनप्रीत अपने पति और 2 बच्चों के साथ टेक्सास के बेलेयर में रहती हैं।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख धर्म दुनिया का 5वां बड़ा धर्म है और अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। यहां दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट में 2 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट में नशे में धुत 2 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दोनों ने कैप्टन और एयर होस्टेस के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। राजस्थान पेपर लीक मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया। अधिकारियों के मुताबिक कोचिंग सेंटर किराए की बिल्डिंग में चल रहा था। एनसीबी ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने 2 अफगानी नागरिकों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे करीब 150 करोड़ की हेरोइन बरामद की। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के मेजबानी के लिए भुवनेश्वर शहर सज चुका है। शहर में कई जगह वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मूर्तियां लगाई गई हैं, वहीं दीवारों पर खास पेंटिंग बनाई जा रही है। हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से शुरू होगा। दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुंह ताक रहा है। उसी का नाम लेकर राजनीति भी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने फोन पर उनसे आर्थिक स्थिति पर बात की, लेकिन अब आईएमएफ की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है। फोन पर ये बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जिनीवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। खुद पीएम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ प्रमुख से फोन पर बातचीत का अनुरोध किया था। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया वजीर आजम को, उस पे आईएमएफ की तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है। हमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान के। आईएमएफ की ओर से ये भी कहा गया कि लोन की किश्त जारी करने के लिए कोई भी टीम अगले 3 दिनों में 9वीं समीक्षा बैठक के लिए पाकिस्तान नहीं जा रही। ऐसे में उसे मिलने वाली 1.1 अरब डॉलर की मदद खटाई में पड़ सकती है और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। दरअसल आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान अपने खर्चों में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों पर काम करने की जगह विदेश से कर्ज लेने में जुटा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया कि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। पाकिस्तान को 3 महीने के भीतर 8.5 अरब डॉलर का विदेश कर्ज चुकाना है। यही नहीं, आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान की मदद उसके मित्र समझे जाने वाले चीन और सऊदी अरब भी नहीं कर रहे। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इसके लिए भी आईएमएफ की कठिन शर्तों को ही जिम्मेदार बताया। मुआशी बहरान में सबसे ज्यादा अमल दखल जो है वो आईएमएफ का है। आईएमएफ जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है कि जी बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं। आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट धीरे धीरे और ज्यादा गहराता जा रहा है। वहां भूखमरी की स्थिति बन गई है और जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% से अधिक बढ़ी है, जबकि वहां के अखबार द डॉन के मुताबिक प्याज के दाम में 501% और चिकन के दाम में 82.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। आटा और चाय भी पिछले साल की तुलना में 45 से लेकर 65.41% महंगे हुए हैं। डीजल की कीमतों में करीब 61% की बढ़ोतरी की खबर है, जबकि पेट्रोल के दाम 48.21% बढ़े हैं। अंडे के दाम 50.51%, दाल के दाम 47% और टूटे बासमती चावल के दाम 46% बढ़े हैं। 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे। रोटी से बच्चे भूखे हैं, रोटी से वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मदद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस समय सऊदी अरब का दौरा कर देश के लिए भीख का जुगाड़ करने में लगे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी महंगाई बढ़ेगी। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो फ्लाइट में 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवकों ने पहले एयर होस्टेस से बदसलूकी की और जब कैप्टन उन्हें समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। और जैसे ही फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुई, इंडिगो एयरलाइंस ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंची और हंगामा करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक युवक पुलिस और एयरलाइन स्टाफ को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। मैनेजर ने ही उनको
फ्लाइट के दौरान ही अलग रखा हुआ था, उनको हैंडओवर कर दिया। पुलिस ने जब आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया तो पता चला कि दोनों ने शराब पी रखी है और शराब के नशे में दोनों यात्रा कर रहे थे। एनालाइजर से जांच किया गया, उसमें शराब पीने का पुष्टि हुई। क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे में एयरलाइन स्टाफ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं फ्रांस में लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये है कि अब लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। किम्बरले और पर्थ इलाके के कई घर पानी में डूब चुके हैं, जिसके बाद लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास के एल पासो शहर में यूएस मेक्सिको बॉर्डर का दौरा किया। बता दें कि इसी बॉर्डर के जरिए कई शरणार्थी अमेरिका में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में दोनों तरफ के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अपनी कॉफी और फुटबॉल के लिए मशहूर साउथ अमेरिकी देश ब्राजील में सियासी संग्राम छिड़ गया। चुनाव में लुई इसानियो लूला डा सिल्वा क्या जीते। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने पूरे देश को जैसे बंधक बना लिया और बोल्सोनारो के समर्थकों ने अपनी चुनावी हार को मानने से इनकार करने के साथ ही ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में जमकर तोड़फोड़ की। दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए, जहां बिल्डिंग की सीलिंग, दीवारें, कुर्सियां, मेज, पंखे, जो भी सामान हाथ लगा उसे तोड़ डाला। बोल्सोनारो समर्थक इस कदर उग्र थे कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रदर्शनकारी बेसुध होकर जमीन पर लेटे नजर आए, जबकि ज्यादातर प्रदर्शनकारी खांसते हुए भी दिखे। लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस के बल प्रयोग से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने और ज्यादा ताकत के साथ लूला डा सिल्वा के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील की कांग्रेस यानी संसद पर हमला बोला। हजारों की तादाद में बोल्सोनारो समर्थक ब्राजील की संसद के बाहर जमा हो गए और संसद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस पहले से ही तैनात थी। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से ही भिड़ गए। यही नहीं, बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद के पास ही स्थित राष्ट्रपति भवन पर भी धावा बोल दिया। वो राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और कुछ महीनों पहले जैसा श्रीलंका में हुआ था, ठीक वैसे ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पुलिस ने करीब 200 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जबकि संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के आसपास की स्थिति पर काबू पा लिया। लेकिन इससे ब्राजील के हालात सुधर जाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ब्राजीलिया से आ रही खबरों के मुताबिक बोल्सोनारो समर्थक लूला डा सिल्वा का तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्राजील में वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति बने हैं और ये ना तो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को और ना ही उनके समर्थकों को स्वीकार है। दरअसल जनवरी 2003 से दिसंबर 2010 के बीच लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति रहे। इसके बाद कट्टर दक्षिणपंथी जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने, लेकिन लूला ने 31 अक्टूबर 2022 को हुए चुनाव में बोल्सोनारो को हरा दिया। खबरें तो यहाँ तक है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शन में बोल्सोनारो के समर्थकों ने सरकारी हथियार भी चुरा लिए हैं। लेकिन राजधानी ब्राजीलिया में हिंसा फैलने के बाद बोल्सोनारो ने रविवार की देर रात ट्विटर पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। वहीं एक बयान में राष्ट्रपति लूला ने इस कार्रवाई को कट्टरपंथी फांसीवादी करार दिया और इसके पहले लूला ने लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के लिए राष्ट्रीय गार्ड को राजधानी ब्राजीलिया में भेजने के लिए इमरजेंसी पावर की घोषणा कर दी। जबकि ब्राजील की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों के उत्पात और तोड़फोड़ की घटनाओं को पूरी दुनिया ने गलत ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता जताई और कहा कि ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं।
जबकि ब्राजील में अस्थिरता और हंगामे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील में धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा देश की कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के बाद स्थिति अपमानजनक थी। वैसे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव में हार के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए थे और वहीं से उन्होंने ट्वीट कर सरकारी इमारतों पर हमले के लिए समर्थकों को भड़काने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्रिटेन रॉयल फैमिली के छोटे राजकुमार यानी कि प्रिंस हैरी की आत्मकथा इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा में है। इस किताब में हैरी ने अपने परिवार, रिश्तों और आर्मी में तैनाती से जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारियां साझा की हैं। यही वजह है कि प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर रिलीज होने से पहले ही बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। प्रिंस हैरी की किताब छापने के लिए पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन के साथ प्रिंस हैरी ने 164 करोड़ रुपए की डील की है। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद मुनाफा कमाने के लिए पेंगुइन को कम से कम 17 लाख प्रतियां बेचनी होंगी। इस बीच प्रिंस हैरी की आत्मकथा के कई हिस्से मीडिया में सामने आ चुके हैं, जिन पर विवाद भी गहराने लगा है। इस बुक पे प्रिंस हैरी ने अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम पर उन्हें पीटने का भी आरोप लगाया है। साथ ही प्रिंस हैरी ने मां डायना और पिता किंग चार्ल्स के साथ अपने रिश्तों पर भी बेबाक टिप्पणियां की हैं। वहीं उन्होंने सेना में तैनाती के दौरान अफगानिस्तान में 25 तालिबान लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबान ने इसे प्रिंस हैरी का बड़बोलापन बताया है। दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग का नया मैदान तैयार हो गया। आम आदमी पार्टी ने आज एमसीडी में नामित पार्षदों और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके लिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए इकट्ठा हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। हाथों में राज्यपाल के खिलाफ लिखे नारों वाली तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी चोर दरवाजे से बीजेपी का मेयर बनवाने की साजिश रच रहे हैं। हमारा विरोध ये है कि 10 जो मनोनीत पार्षद बनाए गए उनको पहले शपथ दिलाने का कहीं कोई रूल नहीं है। वो शपथ इसलिए दिलाना चाहते थे कि उनकी वोटिंग पहले करा दें। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एमसीडी हमें चलाने के लिए दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली के एमसीडी को हथियाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के जवाब में बीजेपी भी सड़क पर उतर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागर्दी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद सांसद प्रवेश वर्मा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विदुड़ी और वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि सदन में हुई गुंडागर्दी पर केजरीवाल के माफी मांगने तक उनका संघर्ष चलता रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी ने ये भी मांग की कि सदन में गुंडागर्दी करने वाले पार्षदों को बर्खास्त किया जाए। एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडा निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। पीएम मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश की ताकत बढ़ रही है और अब दुनिया भारत की सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया के विकास का इंजन बनने का सामर्थ्य है। आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। और ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा में 13 जनवरी से 18 जनवरी तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। इस साल इस इवेंट में 15 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। कोरोना के चलते पिछले 3 साल से ऑटो एक्सपो का आयोजन नहीं किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आसपास की सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। झुग्गियों तक पहुंचने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। घटना के बाद कई लोग दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राजौरी में हुए आतंकी हमले के 1 हफ्ते बाद भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस तैनात है और हर गाड़ी और शख्स की आईडी चेक की जा रही है। चीन में कोरोना महामारी के चरम पर होने के दौरान दवाइयों और टेस्ट किट बनाने के लिए कर्मचारियों ने दिन रात काम किया। इन श्रमिकों की भागीदारी से ही चीन की सरकार देश में दवाइयों के अकाल को खत्म कर पाई। लेकिन इन्हीं कर्मचारियों को अब ना तो सैलरी दी जा रही है और ना ही नौकरी पर रखा जा रहा है, जिसके बाद चोंगकिंग में ZY बायो नाम की एक कंपनी के कर्मचारी उग्र हो गए और पुलिस से उलझ पड़े। कर्मचारियों ने पुलिस पर बोतलें फेंकी, डब्बे फेंके और तो और बैरिकेडिंग से भी हमला किया। हालांकि कोविड टेस्टिंग किट बनाने वाली इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6000 युआन देने का ऐलान किया, जिसके बाद कुछ कर्मचारी काम पर वापस लौट गए, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे। घटना 7 जनवरी की बताई जा रही है और आरोप है कि कर्मचारियों के साथ बातचीत किए बिना ही 10,000 से अधिक श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। फैक्ट्री ने श्रमिकों को बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया। कोरोना की वजह से चीन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वहां की कम्युनिस्ट सरकार अभी भी कोविड को लेकर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। जबकि तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि वहां कोरोना की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जियांगसू प्रोविंस के नानजिंग में एक फ्यूनरल होम के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां इतने लोगों की मौत हो रही है कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार वालों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, चीन के अवैध कब्जे वाले तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का भी बुरा हाल है। सिचुआन में भी फ्यूनरल होम के बाहर अंतिम संस्कार के लिए गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है, जबकि चीन ने 3 साल से बंद सभी बॉर्डर्स खोल दिए और क्वारंटीन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया है, जिसके बाद रविवार को हांगकांग और मेनलैंड चाइना के बीच यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई। चीन में बॉर्डर खुलने के बाद अब लोग बिना आइसोलेशन के यात्रा कर सकेंगे। चीन में लूनर न्यू ईयर 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ऐसे में अगले 40 दिन में देश में 200 करोड़ लोगों के आने जाने की संभावना है। हालांकि चीन से आने वाले यात्रियों पर भारत समेत 18 देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं और चीन से भारत आने वाले यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। मोरक्को ने तो चीन के यात्रियों को देश में आने से पूरी तरह से बैन कर दिया है। 36 घंटे के सीज फायर के बाद रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना ने सबसे भीषण हमला खार्किव पर किया, जहां उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिनसे खार्किव में तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई। मिसाइल हमलों से सड़क में कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, जबकि कई घर पूरी तरह तबाह हो गए। एक घर से तो आग की लपटें उठती नजर आई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के इस मिसाइल हमले में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। खार्किव से आए वीडियो में एक पुलिसकर्मी घायल बच्ची को लेकर एम्बुलेंस की ओर भागता दिखा। इस बच्ची के पूरे चेहरे पर खून ही खून था और वो दर्द से करहा रही थी। खार्किव पर हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि उसने सिर्फ मिसाइल से ही हमला नहीं किया, बल्कि पूर्वी यूक्रेन को रॉकेट हमले से भी दहला दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें उसके 600 के करीब सैनिक मारे गए। В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих। हालांकि रूस के घातक प्रहार से यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि यूक्रेन के सैनिक मैदान जंग में रूसी सेना से लोहा लेते दिखे। एक वीडियो में यूक्रेन के 3 पैराट्रूपर बहुत करीब से रूसी ठिकानों पर हमला करते देखे गए। वो कभी ग्रेनेड फेंकते तो कभी रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग करते नजर आए।
बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। हापुड़ में घने कोहरे के चलते एक स्कूल बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए। लोगों का आरोप है कि सरकारी नियमों के तहत स्कूल का समय 10 बजे से कर दिया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को जल्दी बुला रहा है। ठंड और कोहरे के बावजूद कुछ युवक स्टंट दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ में कुछ लड़के चलती कार से बाहर निकलकर वीडियो बनाने लगे और पूरी सड़क पर हुड़दंग मचा दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार को ट्रेस कर रही है। फिटनेस से जुड़ी परेशानी के चलते भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कल पहला वनडे मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। अफ्रीकी देश सेनेगल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां 2 बसों में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और 87 लोग घायल हो गए। घटना केंद्रीय सेनेगल में कैफरीन में हुई। बताया गया कि बस मॉरिटानिया की सीमा के पास रोसो की ओर जा रही थी, लेकिन टायर फटने से बस ने अपना संतुलन खो दिया और वो दूसरी तरफ से आ रही एक बस से टकरा गई। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। दोनों बसों का अगला हिस्सा चूर चूर हो गया और हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायल यात्रियों को फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेनेगल में सोमवार से 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, लेकिन सेनेगल में इस तरह के एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं है। यहाँ अक्सर ऐसे सड़क हादसे होते रहते हैं। दशकों पुराने ट्रक और बस 2 लेन वाले हाईवे पर सरपट दौड़ते रहते हैं। और यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आज इतना जबरदस्त कोहरा था कि हाईवे पर सिर्फ गाड़ियों की लाइट नजर आ रही थी। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और सड़कों पर निकलते वक्त लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। दिल्ली में आज साल का सबसे घना कोहरा रिकॉर्ड हुआ। जबरदस्त कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई और सुबह का आलम ये था कि वाहन रेंगते नजर आ रहे थे। मोती बाग और धौला कुआं से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। विजिबिलिटी न के बराबर थी। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ था और गाड़ियों को लाइट ऑन करके बेहद सावधानी के साथ चलना पड़ रहा था। दिल्ली के सफदरजंग में सुबह करीब 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भी जबरदस्त कोहरा दिखाई दिया। बताया गया कि कोहरे की वजह से बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा ट्रेन रद्द हो गई, जबकि कई ट्रेन ऐसी थी जो कई घंटे की देरी से चली। सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि खराब विजिबिलिटी की वजह से उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया। इस बीच कोहरे से 150 उड़ानें प्रभावित हुई हैं और 118 घरेलू उड़ान समय से टेक ऑफ नहीं कर पाई। साथ ही 32 घरेलू उड़ानों के अराइवल में भी देरी हुई। खराब मौसम और जबरदस्त ठंड की वजह से मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में आने वाले लगभग सभी इलाके कोहरे की गिरफ्त में दिखे, जिसकी वजह से कई जगह हादसे भी हुए और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जो रास्ता आधे घंटे में तय हो जाता था, कोहरे की वजह से वो 2 गुने वक्त में पूरा हो रहा है। काम की वजह से रोजाना दिल्ली से नोएडा, गुरुग्राम का सफर करने वालों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, डीएनडी फ्लाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की हेडलाइट जलती हुई दिखाई दी। फरीदाबाद में आज सुबह विजिबिलिटी महज 10 मीटर रह गई। मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड वेव को लेकर एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कड़ाके की ठंड में सावधानी के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश, लाइट रेन ड्रिजल हो सकता है 11 नाइट और 12 मॉर्निंग। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में है। अमृतसर में आज की सुबह घने कोहरे और धुंध के साथ हुई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। अमृतसर में कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी पर भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। घने कोहरे ने रोजमर्रा के कामों पर ब्रेक तो लगा ही दिया, साथ ही जो लोग सुबह सुबह काम पर निकले उन्हें गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ा। जबकि इस मौसम में बाइक सवारों को सबसे ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी। जहां तहां लोग अलाव जलाकर ठंड को दूर करते नजर आए। ठंड में हो रही मुश्किलों को घने कोहरे ने कई गुना बढ़ा दिया है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी हुई है। इसमें कह लो कि ड्राइविंग करते समय बसेस को काफी दिक्कत आ रही है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह भी काफी हो रहे हैं। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड है।
पानीपत में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है। पानीपत में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर रह गई। सड़कों पर चलना दूभर हो गया, लिहाजा सड़क पर चल रहे सभी वाहनों की लाइट जलती दिखी। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी भयंकर कोहरा छाया रहा। ऐसे में लोग अलाव के सहारे बैठे नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन सर्दी का यही हाल रहने वाला है, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। वैसे अगले 3 से 4 दिन सर्दी का हाल यही रहने वाला है। घने कोहरे की वजह से कहीं ट्रेन रद्द हो रही है तो कहीं लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए लोगों से यात्रा करते वक्त सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यूपी के कन्नौज में घने कोहरे की वजह से कल रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से लखनऊ जा रही एक स्लीपर बस वहां खड़े एक ट्रक से टकराकर नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हो गए। आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक पैसेंजर बस और डीसीएम ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए। संभल में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार सभी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दक्षिण कोरिया के गंगवॉन प्रांत में पूरी तरह जम चुकी एक झील पर हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। बताया गया कि यहाँ सालाना आइस फिशिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया के कोने कोने से हजारों लोग पहुंचे। कड़ाके की सर्दी के बीच इन लोगों में बर्फ बन चुकी झील में मछली पकड़ने की होड़ लगी है। बर्फीली झील में मछली पकड़ने के लिए लोग पहले तो एक छोटा सा छेद करते हैं और फिर उसमें फिशिंग रॉड डालकर मछली के फंसने का इंतजार करते हैं, और जिसने मछली पकड़ ली उसकी तो बल्ले बल्ले है। इस बार ये आइस फिशिंग फेस्टिवल 3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड प्रतिबंधों की वजह से बीते 2 साल इस फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो पाया था। इस फेस्टिवल के दौरान बर्फीली सर्दी में दांतों के बीच जिंदा मछली को दबाकर दौड़ने की प्रतियोगिता भी होती है। इस रेस में जीतने वाले व्यक्ति को वही मछली इनाम के तौर पर दी जाती है। बर्फीली झील पर कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी वहां खास इंतजाम किए जाते हैं और प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मेडिकल टीम भी लगातार अलर्ट मोड में रहती है।